1970 में हैमिल्टन शहर आज की तरह से इतना बड़ा तो नहीं था, मगर इतना छोटा भी नहीं था। वहाँ के मेयर का काफ़ी रसूख माना जाता था। दरअसल ये शहर टोरंटो के पास होने की वजह से कमर्शियल इम्पोर्टेंस रखता है। और फिर दूसरी बात यह भी है कि इसके आसपास बहुत सारी जगह उस वक्त भी काफ़ी खाली हुआ करती थी, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहाँ पर आकर अपनी इंडस्ट्री को लगाते, जिससे कि अमेरिकन बॉर्डर पास में पड़े, टोरंटो भी पास में हो और आसानी से काम चले। कुल मिलाकर मतलब ये था कि इस शहर में जो मेयर बनता था उसको काफ़ी मेहनत मशक्क़त अपनी करनी होती थी। आसानी से किसी को भी मेयर बनने का मौका नहीं मिलता। तो इस वक्त जो उसके डेप्यूटी मेयर थे रेनॉल्ड, उनके घर पर उन्होंने एक इवेंट रखा था जहाँ पर शहर के सारे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बुलवा के रखा था, और इसमें से एक थे पुलिस कैप्टन चैम्बरलेन भी। मगर चैम्बरलेन के पास अगले दिन ही एक लड़की ने एक शिकायत कर दी। उसने कहा कि उस इवेंट के बाद में तकरीबन रात के 2 बजे रेनॉल्ड ने उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। दूसरे वर्ड में सेक्सुअल असॉल्ट, जिसकी सज़ा आपको तकरीबन 14 साल के आसपास तो हो सकती है। तो चैम्बरलेन साहब ने, जो कि अब पुलिस कैप्टन थे, थोड़े वो ऐसे मामलों को देखा भी करते, तो उन्होंने लड़की से कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो मैटर है इसको मैं पेंडिंग रखता हूँ क्योंकि मुझे इसकी इंक्वायरी करनी होगी। तो उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट को बुलवा लिया, उनके सामने कहा कि देखिए साहब, ये मामला मेरे पास पहुंचा है, इंक्वायरी के लिए मुझे वक्त चाहिए, 1 हफ्ते का वक्त दीजिए, लड़की का मेडिकल वगैरह करवाया जाएगा, जो भी रिपोर्टिंग्स वगैरह होगी इसकी उसको फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे, क्योंकि इसके बॉडी पर जो जोर ज़बरदस्ती के निशान ये कह रही है बने हुए हैं, उनकी भी जाँच होगी। और उसके बाद में जब मुझे लगेगा कि ये मैटर अब पूरी तरह से कोर्ट में भेजने के लायक है, तो उसके बाद में फिर मैं ये इसको कोर्ट में भिजवा दूंगा, रजिस्टर करवा दूंगा, मुझे तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। मैजिस्ट्रेट ने उनको वक्त दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई इस बीच में इस लड़की पे इस बात की पाबंदी रहेगी कि वो मीडिया से कोई बात नहीं करेगी, और नहीं हम मीडिया से बात करेंगे, क्योंकि ऐसे मामलों में ये होता है कि अगर पहले मीडिया के पास ये बात पहुंच जाए तो जिस पे चार्जेस लगे हैं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। भले ही बाद में कोर्ट में प्रूव हो जाए कि वो इनोसेंट था, लेकिन नुकसान तो हो ही जाता है, बदनामी होती है, उसको सज़ा मिलती है। और ये जो साहब हैं ये आगे चल के मेयर बनने जा रहे हैं, तो उनको तो बिना मतलब सज़ा हो जाएगी इस बात की। तो इस तरह से मैं इम्पार्शियल होकर इस मैटर को निपटूंगा। तो मजिस्ट्रेट ने परमिशन दे दी, लड़की को भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब चैम्बरलेन साहब ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि आमतौर पे तो पुलिस कैप्टन ये करते हैं कि जब ऐसा कुछ मैटर आ जाता है उसको रजिस्टर करते हैं, और जिस पर चार्जेस लगे उसको एक नोटिस इशू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और था। एक तो रेनॉल्ड उनके बचपन के दोस्त थे, उनकी वाइफ से भी उनकी काफ़ी अच्छी पहचान थी, हालांकि उनकी वाइफ की अब डेथ हो चुकी थी। इसके अलावा रेनॉल्ड ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल किया था, उनके पास जो कुछ पैसे था उसका इस्तेमाल किया था, और चैम्बरलेन, जिनको कि कहीं दूर दराज की जगह पर भेजा जाने वाला था, उनको उन्होंने हैमिल्टन में ही बुलाकर पुलिस कैप्टन बनवा दिया था। आमतौर पे पॉलिसी ये होती है कि जो लोकल होता है उसको पुलिस कैप्टन बनने का मौका नहीं मिलता या दिया जाता। इसकी वजह यह है कि उसके कनेक्शंस होते हैं, भाई वो इम्पार्शियल नहीं हो पाएगा। मगर इन्होंने कुछ एडजस्ट करके उनको यहाँ बुलवा लिया, और अब तक के चैम्बरलेन साहब पर कोई दाग धब्बा नहीं था, काम उन्होंने सब ठीक ठाक ही किया था। बहरहाल उनकी मदद अब भी रेनॉल्ड किया करते थे। इसके अलावा रेनॉल्ड का बेटा एरॉन, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास होने को आई थी, और चैम्बरलेन की बेटी नताशा, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास थी, दोनों यूनिवर्सिटी में साथ साथ पढ़ा करते थे, बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और कयास या जो गेसिंग था वो कुछ इस तरह का था कि आगे चलकर ये दोनों की शादी भी हो जाएगी। तो इन सारे वजह से चैम्बरलेन को लगा कि इस मैटर को वो अपनी तरह से सॉल्व करें। तो खैर ये सारा कुछ उन्होंने सेटल कर लिया। अब एक बात और भी थी, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि रेनॉल्ड को पिछले तकरीबन 25 साल से जानते थे। उनके ऊपर ऐसे दाग धब्बे कभी नहीं लगे, पॉलिटिक्स में होने के बाद भी करप्शन के चार्जेस कभी नहीं लगे, और नहीं उन्होंने कभी बदतमीजी से किसी से बात की थी। इवन मीडिया में भी कभी उनके नाम से कभी कोई स्कैंडल नहीं हुआ था। और ये जो इवेंट उन्होंने रखा था, जो पार्टी रखी थी, वो इसीलिए रखी थी कि इस पार्टी में जो शहर के मेयर थे वो ये डिक्लेयर उन्होंने किया था कि भाई अगले सेशन में मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, और हमारी पार्टी की ओर से ये जो रेनॉल्ड है यही मेयर के कैंडिडेट होंगे। तो इस तरह का वो मैटर था। अब अगर ये लड़की इस तरह से शिकायत करती है तो सारा किया कराया तो मिट्टी में मिल जाएगा। और तो उन्होंने अगले दिन ही, मतलब जैसे वो कंप्लेन आई उसके बाद ही रेनॉल्ड को बुलाकर उनको बैठा के उनको समझाया कि देखो भाई, इस तरह के जब भी कभी कोई चार्जेस लगते हैं
तो सबसे पहले तो ये पता करना होता है कि चार्जेस क्यों लगे, इसकी रूट में क्या था। तो भाई ये लड़की तुमको कैसे जानती थी और ये पार्टी में कैसे आई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई चार्ज किसने लगाया है। तो उन्होंने कोई कैली नाम की लड़की थी उसके बारे में बताया, उसका पिक्चर भी उनको दिखा दिया। उसने कहा हाँ, ये लड़की से मेरी मुलाकात तकरीबन 1 हफ्ता पहले हुई थी। हुआ दरअसल ऐसे था कि मैं यूनिवर्सिटी में किसी इवेंट में गया था, डेप्यूटी मेयर लोग बुलाते ही हैं, वहाँ मैं गया था। नताशा से मिला, अपने बेटे एरॉन से मिला, उनसे बातचीत की। अब वहाँ पर एक हॉर्स राइडिंग का इवेंट चल रहा था। जैसा कि मेरा बेटा जो है उसको इक्वोफोबिया है। इक्वोफोबिया का मतलब ये होता है कि इसमें आपको घोड़ों से एलर्जी होती है, तो वो तो ये सारी चीज़ें नहीं देखता। मगर आप तो जानते हैं कि मेरा इस तरह का एक बिज़नेस भी एक ये भी है, मेरा अपना खुद का एक रैंच है, हॉर्स रैंच। तो ये लड़की वहाँ पर एक तरह से हॉर्स राइडिंग कर रही थी। और उसके बाद में मैंने ये भी देखा कि जो घोड़ों का हॉर्स रैंच हुआ था, वहाँ जाके वो घोड़ों की जो मरहम पट्टी है करना या उनको ट्रीटमेंट देना, वो सारे कर रही थी। मुझे लगा भाई ये लड़की काम की है। इसकी दो वजह है, जिस तरह से हॉर्स राइडिंग कर रही थी, आगे की ये स्टार बनेगी। तो मेरे रैंच में इसको एक मस्कोट की तरह से, एक पोस्टर गर्ल की तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास मेल तो काम करने वाले बहुत है, फीमेल नहीं है। और आजकल जो ये घुड़सवारी वगैरह है, ये फीमेल में भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो अगर ये लड़की स्टार बनने से पहले इसको हायर कर लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट करके, तो इससे इतने पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि उसका टैलेंट देख के मुझे लग भी रहा था कि ये लंबे वक्त तक के इस तरह से काम कर सकती है। तो मैंने उससे बातचीत की, मगर उसने कहा कि भाई आप का जो बेटा है एरॉन और उसकी जो दोस्त है नताशा, दोनों ही मुझे पसंद नहीं करते। मैंने थोड़ा वजह पूछने की कोशिश की तो उस लड़की ने बताया कि वो ऑर्फनेज से आई है, उसके माँ बाप नहीं हुआ करते थे, वो एक इस तरह से यतीम खाने में, अनाथ आश्रम में बढ़ के बड़ी हुई है। जाहिर सी बात है कि जब वो यूनिवर्सिटी में आई थी तो उसका बैकग्राउंड बाकी लोगों से तो वीक था। तो बच्चे ऐसे आमतौर पर डायरेक्टली तो कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करते, क्योंकि भाई ये लोग दो सेल्फ मेड है, स्ट्रगल कर रहे हैं, इन पर एजुकेशन लोन भी बहुत सारा होगा। अब आजकल की जनरेशन तो होशियार हो गई है, जब इस तरह से कनेक्शन कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो उसका फिर वो फाइनेंशियल जो इशू होगा, जो इसको बोलते हैं हम जोड़ और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, कि इसमें कितने पैसे खर्च हो सकते हैं, कहाँ कितने पैसे लग सकते हैं, वो सबका हिसाब लगाते हैं। वो दिन चले गए कि जब लोग पहली नज़र में देख के प्यार वगैरह कर लिया करते और ऐसे सारा कुछ हो जाता। ये सब कुछ तो नहीं था। तो उसने कहा कि भाई मुझे वो पसंद नहीं करते, तो आप घर पे बुलाएंगे, मुश्किल हो सकती है। मैंने कहा कि भाई वो मैं अपने बिज़नेस के खातिर तुम्हें बुला रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में तुमको दिखा दूंगा। अपने लॉयर कैंट को भी मैंने बुला रखा है, उनसे बातचीत करके सारी चीज़ों को कर लेना। उस लड़की को मैंने वहाँ बुलाया, कैंट लॉयर को भी बुलाया। इवेंट चालू हो रहा था करीब 9 बजे के आसपास। लड़की को बुला लिया था मैंने 8 बजे के आसपास ही। कैंट आकर बैठे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के सारे पेपर दिखाए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई तुम्हें इतने इतने पैसे मिलेंगे और तुम 10 साल के लिए मेरे साथ काम करोगी, उसके पहले तुम काम छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, तुम्हारा प्रमोशन किया जाएगा, तुम्हारा एक पीआर बनेगा और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एक दूसरे की ज़रूरत दोनों को पड़ेगी। अगर इस बीच में तुमको कोई चोट लग जाती है, उसका इलाज भी हम करवाएंगे, लेकिन इस काम को छोड़कर तुम नहीं जा सकती अनलेस देयर कोई मेडिकल कंडीशन ना हो। खैर लड़की को कैंट ने अपनी तरफ से समझा दिया और उसने कहा भी कि भाई इसकी इतनी कोई जल्दी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को तुम ना साइन करना चाहो तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर साइन कर लो तो अभी आसानी से इस काम को तुम कर सकते हो, वरना कल कोई तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी आ जाएगा। लड़की ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया था। कैंट वो पेपर लेकर चले गए, एक कॉपी लड़की को दे दी। उसके बाद में मैंने लड़की से कहा कि ठीक है भाई, अब आज सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग, तो मैं तुमको इन्हीं के साथ में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा और फिर तुम मेरे साथ में कल से काम शुरू कर सकती हो। लड़की ने उसके लिए हामी भर दी, लेकिन उसके पहले कुछ यूँ हुआ कि उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। शायद पार्टी में उसने शराब पी ली होगी या फिर ऐसे कुछ खाना खा लिया होगा जिससे उसको रिएक्शन हो रही थी। मुझे लगा थोड़ी देर का मामला है, निपट जाएगा। वैसे भी वो जो इवेंट था वो पूरी रात भर ही चलने वाला था। मैंने उससे कहा कि गेस्ट हाउस में जाके आराम कर ले, ठीक हो जाए तब आ जाए। वो गई गेस्ट हाउस में, उसने आराम किया। वहाँ मेरे कुछ सर्वेंट्स वगैरह भी आसपास में थे, उनसे मैंने कह दिया था कि उसकी देखभाल करें। उसके बाद में अब जैसे कि इवेंट चल रहा है, सर्वेंट तो हमेशा रहेंगे नहीं, उससे पूछ लिया, सर्वेंट्स अपने काम में लग गए। मैं इस इवेंट में चला आया, मुझे उस लड़की का ख्याल भी नहीं आया। सवेरे जब मैंने पूछताछ की पता चला कि एकदम सवेरे ही वहाँ से जा चुकी है और अभी इस तरह की कंप्लेन आई है। तो उस पर चैम्बरलेन ने कहा कि देखो ये सारे मामले तो ठीक है, लेकिन अब ये है ना कि ऐसे मामलों में अगर केस रजिस्टर हो जाता है तो तुम्हारी बदनामी होगी। ठीक है, केस गलत साबित हो जाएगा, तुम्हारा लॉयर कैंट बड़ा अच्छा लॉयर है और
वैसे भी इस मामले के सबूत वगैरह जो है वो जुटाने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है, लेकिन मुश्किल ये है कि अगर बदनामी हो जाए तो जो तुम जिस तरह से मेयर बनने जा रहे हो वो मेयर तो तुम नहीं बन पाओगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस लड़की ने ऐसा कैसे किया होगा। वाह, ये तो हम समझ सकते हैं कि भाई तुमको मेयर बनने से रोकने के लिए, लेकिन अकेली लड़की तो ये सब नहीं कर सकती। और वैसे भी तुमको उससे पैसों की कोई लालच भी नहीं है, क्योंकि तुम ही उसको जॉब ऑफर कर रहे थे, बावजूद इसके उसने ये किया है। मतलब ये कुछ प्लानिंग के साथ हुआ है। उस पार्टी में जो लोग आए थे उनमें से किसी एक ने उस लड़की को इस काम के लिए तैयार किया कि वो तुम्हारे ऊपर इस तरह के चार्जेस लगाए। तो उस पार्टी में कौन कौन आए थे, तुम्हारा प्राइम शक किस पे होता है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप ये रीजनिंग कर रहे हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में आने से रोकने के लिए इस तरह के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, तो सबसे पहला तो अलेक्जेंडर है, क्योंकि वो अपोनेंट पार्टी का मेयर का कैंडिडेट है। मैं इस पार्टी के मेयर का कैंडिडेट हूँ, 1 महीने में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इस तरह के चार्जेस मुझ पर लगते हैं, तो ये तो क्लियर होने में 1 महीने से ज़्यादा कई वक्त लगेगा। हो सकता है कि मुझे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए। अब ऐसे में मेरे जगह पार्टी को किसी और को वहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना कैंडिडेट, जो इतने जल्दी में होना तो मुश्किल है। सीधी सी बात है, इसका फ़ायदा अलेक्जेंडर को मिलेगा। तो उस पार्टी में वो आया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उस पार्टी में जो अब तो खैर कैमरे उन दिनों आज की तरह से सोफिस्टिकेटेड नहीं होते थे, लेकिन कैमरे तो लगे होते ही थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उस पार्टी के हॉल में जो कैमरा है उसको मैं एक बार देख लूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। उन्होंने उस कैमरे को थोड़ा सा आगे पीछे प्ले करके देखा, तो लड़की अलेक्जेंडर से बात करती हुई दिखाई तो पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है और ज़रा मुश्किल मामला है, क्योंकि वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है, भाई मेयर का आदमी है, कैंडिडेट है, तो पॉलिटिकल कनेक्टेड तो रहेगा ही, और वो अलग तरह से प्रेशर भी बना सकता है। तो इस बारे में हमको थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी बात भी है। मान लीजिए अगर ये चार्जेस साबित नहीं हो पाते, और जैसे कि ये क्लिप है वीडियो की जो दिखाई दे रही है, जिसमें साफ पता चलता है कि उस लड़की से बात कर रहा है, उसका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा, बल्कि वो तो जेल पहुंच जाएगा। क्या ये आदमी इतना बड़ा रिस्क लेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, इस पार्टी में इस तरह की हरकत करने के बजाय वो किसी और तरह से तुम्हारे साथ में ये करता। और दूसरी बात ये कि आज तक के अलेक्जेंडर ने इस तरह की कोशिश नहीं की है। और वैसे भी ये जो इलेक्शन आने जा रहा है, इसमें तो तुम्हारे मुकाबले कहीं वैसे भी नहीं ठहरता है भाई। उसकी पॉलिटिकल पार्टी तो वैसे ही माइनॉरिटी में पिछले 10 सालों में नहीं जीती, अब क्या जीतेगी? क्योंकि तुम्हारे जो इसके इस वक्त के मेयर है उनका काम तो काफ़ी अच्छा है और तुम्हारा भी काफ़ी रसूख है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह की कोशिश वो करेगा, क्योंकि बेकार की कोशिश है। अगर वो ये करता है तो उसका पॉलिटिकल करियर न सिर्फ ख़त्म होगा, जेल जाएगा। तो हम कुछ और लोगों को ढूंढने की कोशिश करते। तो मुझे बताओ कि उस पार्टी में और कौन कौन थे जिस पर तुमको शक हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक तो टर्नर वहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने कहा तुमने टर्नर को क्यों बुलाया? तो थोड़ी देर वो चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, एक मेयर बनने के लिए आपको हर तरह के लोगों से कांटेक्ट रखना होता है। अब ठीक है कि जो लोग सफ़ेद पोश है, वाइट कॉलर्ड हैं, उनसे मेरी डायरेक्ट जान पहचान है, लेकिन जो मिडिल क्लास के होते हैं या जो ग्रास रूट लेवल के लोग जो होते हैं, वो तो इस तरह के जो लोग होते हैं टर्नर जैसे, उन्हीं के साथ उनके ताल्लुकात होते हैं। तो उस पर चैम्बरलेन ने कहा कि भाई टर्नर वहीं तक नहीं रुकता है, टर्नर के तो और भी मामले हैं, ड्रग्स डीलिंग करता है, स्मगलिंग के चार्जेस उस पर लगे, प्रूव कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन सारी बातें तो हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, वैसे तो खैर मुझे पैसों की कोई इतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन एक बार कुछ ऐसे हुआ था कि वो जो मैंने हॉर्स रैंच वगैरह कुछ बनवा रखा था, उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैंने यहाँ वहाँ कोशिश की, लेकिन जिस तरह से मुझे पैसे चाहिए थे, जिस इंटरेस्ट रेट के साथ, क्योंकि पैसे वापस भी करने पड़ते, वो मुझे नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में टर्नर ने मुझसे कहा कि वो पैसों का इंतज़ाम करवा देगा। बदले में उसको छोटा मोटा कुछ परमिशन चाहिए था उस शहर के बीचों बीच कुछ पब वगैरह बनाने का। मैंने अपनी कोशिशों से उसको करवा के दिया, बदले में उसने मुझे पैसे दिलवा दिए, पैसे मैंने उसके वापस भी करवा दिए। तो वो मैटर तो उस तरह का नहीं था। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसे लोग जो होते हैं ये एक डबल एज स्वॉर्ड, दोधारी तलवार की तरह से होते हैं। आज दोस्ती है, कल दुश्मनी भी हो सकती है। तुमने अपनी कमज़ोरी उसके सामने जाहिर कर दी कि भाई तुमको इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो उस आदमी का लालच और बढ़ गया होगा। अब वो कोशिश ये करेगा कि इसके आगे चलकर तुमको और परेशानी में डाले। तो इसको तो हम फ्री नहीं कर सकते, ये हो सकता है। उन्होंने देखा उस वीडियो को वापस प्ले वगैरह करके, और उनको बहुत जल्दी पता चल गया कि टर्नर की बातचीत
कैली से, मतलब जिस लड़की ने इन पे इल्ज़ाम लगाया था, उससे बीच में कभी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि देखो एक ये मैटर तो हो सकता है कि इसने ऐसे किया होगा। उन्होंने कहा अभी आगे में और कौन है। थोड़ी देर के बाद उनको वहाँ पर मैडम शिरलिन दिखाई पड़ी। अब मैडम शिरलिन का कुछ एक अलग तरह का ही कैरेक्टर था। इन्होंने बहुत पहले कभी शादी की थी, इनके हस्बैंड की डेथ उसके बाद में बहुत जल्दी हो गई थी, जो इनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, बहुत सारा पैसा था। उसके बाद में मैडम शर्लिन ने कभी शादी नहीं की, मगर उनके नाम हमेशा जोड़े जाते रहे। खैर अब तो उनकी उम्र 50 के आसपास हो गई है, लेकिन ये जो एडवेंचर का काम था उन्होंने 30 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। तो पिछले 20 साल में उनके तकरीबन 20 बॉयफ्रेंड तो रहे ही होंगे। और कैरेक्टर के हिसाब से कुछ ऐसा था कि ना उनसे दूरी रखी जाए, ना उनके नज़दीक आते बना जाए। भाई दूरी इसलिए कि अगर उनको शक हो जाए कि भाई आप उनसे कन्नी काटते हो, दूर रहते हो, तो पैसे वगैरह तो उनके पास में काफ़ी थे। और फिर जैसे कि होता है, ऐसे बदनाम लोग जो लोग होते हैं वो अगर आपके बारे में कुछ भी कह दें तो आपकी बदनामी भी होती है। तो ज़्यादातर लोग उनसे ना दोस्ती रखते ना दुश्मनी रखते, एक बराबरी का डिस्टेंस बनाए रखते। और उसमें इन्होंने उनको बुला रखा था। तो उस पर रेनॉल्ड ने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि उसकी पहुंच भी है, एक वोट बैंक उसके पास है, लोगों के काम वो करते रहती है। अब अगर मैं मेयर के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ तो उसको बुलाना भी ज़रूरी है। तो चैम्बरलेन ने कहा बस इतनी बात है कि इसके अलावा भी कुछ है। तो थोड़ा सा वो सकुचाए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा था कि 6 महीने के लिए मैंने भी कभी उसके बॉयफ्रेंड का रोल प्ले किया था। तब एरॉन बहुत ही छोटा था, मैं नहीं चाहता था कि मैं दूसरी शादी कर लेता। तो एक पीरियड में था, लेकिन मैं बहुत जल्दी समझ गया कि ये लेडी आगे चल के मुश्किल में मुझे डाल सकती है। उसके बाद में उससे अलग हो गया। देखो भाई इस तरह के मैटर्स जो हैं ये कोई नए मैटर्स तो नहीं है, मैंने कोई अजूबा तो नहीं कर दिया, इस तरह के लोग तो करते ही हैं। तो क्या इस बात के लिए मुझे बदला लेना चाहती है? तो उस पर चैम्बरलेन ने कहा कि देखो जब तुमने उसके साथ में दोस्ती रखी थी कुछ 6 महीने के लिए सही, तब तुम अमीर ज़रूर थे मगर पॉलिटिकली तुम इतने बड़े इंसान नहीं थे। अब तुम पॉलिटिकली काफ़ी बड़े इंसान हो गए हो। वो कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी में कि जो मुर्गी सोने का अंडा देती है उसको काटा नहीं जाता, बल्कि उससे फ़ायदा लेने की कोशिश की जाती है। तो शायद ये इसी तरह से तुमसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करती आई होगी। उसको जब लगा कि ऐसे वो कुछ नहीं कर सकते तो हैंडल की तरह से इस लड़की को उसने वहाँ प्लांट किया होगा, और अब वो लड़की तुम पर इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रही होगी। तो उन्होंने फिर वीडियो को चेक किया, पता चला कि कैली ने उनसे भी बात की थी, मैडम शर्लिन से। तो उस पर उन्होंने कहा रेनॉल्ड ने कि देखो शर्लिन से मेरी बातचीत फ़ोन पर तो वैसे भी होती रहती है, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझसे डायरेक्ट ही बात कर लेती। भाई इस तरह से लड़की की मदद क्यों लेगी? क्योंकि कल को ये लड़की अगर बदल जाए तो मैडम शर्लिन खुद मुश्किल में आ जाए। तो जैसे कि आप एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि वो इसमें वो हो सकती है शामिल, तो मैं इससे इनकार नहीं करता, मगर ये लड़की उसमें इन्वॉल्व होगी ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल काम लगता है। उन्होंने कहा कि भाई ठीक ठीक है, और कौन है? तो वहाँ उन्होंने देखा कि मेलॉप भी वहाँ पर आए हुए थे। मेलॉप इनका एक हॉर्स रैंच हुआ करता था और इन्हीं का कंपटीशन में था, रेनॉल्ड के कंपटीशन में वो हुआ करता था। उन्होंने कहा कि भाई इससे कभी तुम्हारी कोई अनबन हुई है? तो उन्होंने कहा 6 महीने पहले की बात थी, कुछ उसके भी घोड़े रेस में थे, कुछ मेरे भी घोड़े रेस में थे। मेरा घोड़ा जीत गया था, उसमें उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। जब उसका नुकसान हुआ तो उसने उस वक्त तो मुझ पर चार्जेस लगाए थे कि मैंने बेईमानी की थी, या उसके जॉकी को या फिर रेफरी को अरेंज कर लिया था, या कैमरेज को मैंने सेट करवा लिया था। लेकिन बाद में मैंने साबित करके दिखाया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर तो खामोश हो गया, लेकिन नुकसान तो उसका हुआ ही था। तो उसने कहा कि हाँ ये प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है कि अगर इस तरह से इसने तुम्हारा नुकसान किया हो, तुमने इसका नुकसान किया हो, तो शायद उसका बदला ये तुमसे लेना चाहता रहा होगा। उन्होंने फिर से दोबारा वीडियो को चेक किया, पता चला कि उस लड़की से तो उसने भी बातचीत की थी। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये सारा मैटर है, और इस लड़की ने जो प्रूफ दिए हैं, एविडेंसेस, इनको टेस्टिफाई करने के लिए मैंने भेजा है लैब में, फॉरेंसिक लैब में। तो वो तो खैर बाद में होके आएगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि उस पार्टी में तुम उस वक्त में कहाँ कहाँ थे? तो उन्होंने बता दिया कि भाई मैं मेन हॉल में तो था ही, लेकिन कुछ वक्त के लिए मुझे बाहर भी जाना पड़ा। उसकी वजह है कि अब मैं तो डेप्यूटी मेयर हूँ, तो मेरा एक चैम्बर होता है, वहाँ पर लोग आते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं। ये चूँकि प्राइवेट बात होती है, बहुत से लोग अपने काम निकलवाना चाहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई है, वो ये कह रहा है कि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जाहिर है खुले में तो बात नहीं करूँगा ना, ये तो लेन देन होता है, तो आप भी जानते हैं। तो सारा पैसा मेरे ही पास आता है ऐसा नहीं है, ये तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाता है। और उसी की वजह से
बाकी की बातें तय होती है, जैसे कि आपकी सिफारिश वगैरह भी जो करवानी है, मैं डेप्यूटी मेयर, मेरी सिफारिश से क्या होगा, वो तो मेयर को ही करना पड़ेगा, और मेयर ऐसे काम तो नहीं करेगा, तो उसको तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। गिव एंड टेक रिलेशनशिप का मामला होता है। तो चैम्बरलेन ने कहा, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं समझता हूँ किस तरह से बातें तो होती हैं, लेकिन तुम कितनी देर के लिए बाहर थे? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 4 लोगों से मिला था तकरीबन, और हर एक से मेरी मीटिंग जो थी वो आधे आधे घंटे चली थी, तो 2 घंटे के आसपास तो वो सारा कुछ हुआ था, तो वहाँ मैं था। तो उन्होंने कहा बस ये 2 घंटे का ही वो पीरियड है जब लड़की ने ये चार्जेस लगाए हैं कि तुमने उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी। तो अब हमको कुछ ऐसी एलिबाई लानी होंगी कि जो ये बता सकें कि भाई तुम वहाँ पर उस वक्त में उन लोगों के साथ में थे। तो उन्होंने कहा जो लोग वहाँ मेरे साथ बैठे थे चैम्बर में, वो इस गवाही को तो दे ही देंगे। तो उन्होंने कहा कि जो लोग तुम्हारे साथ चैम्बर में बैठे थे उस गवाही को तो देंगे ही, लेकिन क्या कोई तीसरा शख्स भी वहाँ मौजूद था? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये बात तो आसानी से गलत साबित की जा सकती है, क्योंकि ये मैन वर्सेस मैन वाली बात हो जाएगी कि लड़की ने कुछ एक चार्जेस लगाए, इस आदमी ने कुछ और बात कह दी। इससे तो क्लियर ये बात नहीं हो पाएगी, इसको साबित भी करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि तुम अपने वकील को बुला लो, उससे हम लोग बातचीत करके देखते हैं। तो उन्होंने कैंट को बुलाया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, इस तरह का मामला है और इसको इस तरह से निपटना है, तो ये कैसे हो सकता है? तो कैंट पहले तो अचकचाए। उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो गया? फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बता देता हूँ, पर एक बात मैं साफ बता दूँ कि ऐसे मामलों में जो एक्यूज्ड होता है, जिसके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होता है। अब उसके पास में डिफेंसेस के तौर पे क्या क्या होते हैं? पहली बात तो ये कि ऐसा करने का उसके पास में कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, और ये बात तो खैर कोर्ट में बहस के वक्त में साबित हो जाएगी कि ये तो काफ़ी रिच है और लड़की तो खैर एक ऑर्फनेज से आई है। तो जैसे कि ये माना जाता है, लॉ में भी माना जाता है कि इनोसेंस अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि आप उस वक्त तक के इनोसेंस माने जा सकते हो जब तक कि आपके ऊपर कोई चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते। तो ये तो हो सकता है, लेकिन मोटिव वाला मामला कोई ऐसे पक्का नहीं बैठता, क्योंकि कई बार ऐसे भी देखा गया है कि जो रिच लोग होते हैं वो भी इस तरह के जो पुअर बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनसे रिलेशंस बनाते या बनाने की कोशिश करते। सबसे बढ़कर बात यह है कि इन्होंने उस लड़की को जॉब ऑफर किया था, कल को लड़की ये कह दे कि इसके बदले में वो मेरे साथ ज़्यादती करना चाहते थे, तो ये तो एक अच्छा खासा डिस्कशन का मैटर बन सकता है। उन्होंने कहा अच्छा, दूसरी बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि एलिबाई। एलिबाई मतलब आप उस वक्त वहाँ नहीं थे, आप कहीं और थे। तो पुलिस कैप्टन ने कहा कि भाई ये बात तो मैंने अभी इनसे डिस्कस कर ली है, ये कह रहे हैं कि उस 2 घंटे के पीरियड में वो 4 अलग अलग लोगों के साथ में थे, लेकिन प्राइवेट चैम्बर में थे जहाँ किसी ने उनको देखा नहीं। ये एलिबाई कहाँ तक साबित होगी? तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता है, ये तो ऐसा हो गया ना कि आपने किसी को तैयार कर लिया इस बात के लिए और वो आपको बता दे, और ये बहुत ही काफ़ी तसल्ली बख्श तरह से हो रहा है, कन्वीनियंट तरह से हो रहा है कि वो 2 घंटे में जब वो लड़की कह रही है कि आप उसके साथ में थे, वही 2 घंटे में आप ये यहाँ पर थे, तो ये तो थोड़ा डिस्प्यूटेबल मैटर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि और एक क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि भाई डीएनए टेस्ट ये हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब इस तरह से रेप हुआ ही नहीं है तो डीएनए टेस्ट कैसे होगा? वो तो तब होता है ना जब इस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट कंप्लीट हो जाए। इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई, उसने सिर्फ यही चार्ज लगाया कि जोर ज़बरदस्ती की, उसकी बॉडी पे निशान है, वही सारे हैं। तो ये तो बात सही नहीं बैठती है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक तरीका और भी हो सकता है कि कैरेक्टर विटनेस, आपके फेवर में ये बोलने वाले लोग हों कि आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है, तो काम चल सकता है कि आपने ऐसे काम पहले कभी नहीं किया। जज देखेगा आपका बैकग्राउंड और वो कह देगा कि भाई ये काम तो पहले नहीं किया, अब भी नहीं कर सकते। तो उस पर पुलिस कैप्टन ने कहा कि भाई ये बात तो मैं ही कह सकता हूँ कि ये आदमी इस तरह का नहीं है, लेकिन क्या इस बात को वहाँ पर कोर्ट में माना जाएगा? तो कैंट ने कहा कि ठीक है, डिस्कशन पे हो सकता है, डिबेटेबल हो सकता है, सज़ा कम हो सकती है, शायद सेटलमेंट की बात हो सकती है आउट ऑफ द कोर्ट, लेकिन इसको एक कॉन्क्रीट प्रूफ तो नहीं माना जा सकता। तो उन्होंने कहा फिर और एक क्या है? तो उन्होंने कहा कि एज डिफरेंस का हो सकता है, एक किसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, वो इस तरह की हरकतें तो शायद नहीं करेगा। तो उस पर पुलिस कैप्टन ने कहा कि मेरे पास पिछले बार ही कई सारे केसेस आए हैं, बड़ी उम्र के लोगों ने भी इस तरह से काम किया है, ये आपका डिफेंस पहले काम कर सकता था। आजकल तो जो लोग जब शराब पीते हैं, ड्रग्स पीते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये तो साबित नहीं हो सकता, ये तो मुश्किल वाली बात है। तो उस पर कैंट ने कहा कि भाई कंसेंट,
कि लड़की की उसमें रजामंदी थी, तो उन्होंने कहा कि फिर इसका तो ये मतलब हुआ कि इस आदमी ने कोशिश की थी डायरेक्टली और लड़की तो वैसे इनकार कर रही है, तो ये डिफेंस कैसे बैठेगा। तो कैंट ने कहा कि भाई आप मुझसे पूछ रहे थे, मैं सारी बातें आपको बता रहा था। उसमें एक ये भी हो सकता है कि जो फिजिकल एविडेंस दे रही है, जिसमें चोट वोट के निशान वो दिखा रही है, उनका एनालिसिस हो। तो उन्होंने कहा कि उसको मैंने फोरेंसिक लैब में भेज दिया है, वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी, तो वो उसकी तो बात बाद में होगी, लेकिन इसको कहाँ तक के प्रूव हो सकता है। तो कैंट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि आपको ए ने चोट पहुंचाई, बी ने पहुंचाई या सी ने पहुंचाई, इसको साबित नहीं किया जा सकता। आपको चोट पहुंची है ये साबित होता है, तो ये डिफेंस तो काम नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर एक चीज़ और भी है, कैंट ने कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी, किसी और ने किया और आपको इस आदमी पे शक हुआ। तो उस पर वो झल्ला गए चैम्बरलेन। उन्होंने कहा कि कोई फिल्म थोड़ी चल रही है कि जुड़वा भाई है, भाई दिन का वक्त, रात का वक्त था, लाइट्स लगे हुए थे, और सबसे बढ़कर बात यह कि उस लड़की ने थोड़ी देर पहले इनसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी, उसको गलतफहमी कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि फिर तो एक डिफेंस और बचता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी, या तो ये दिखा दिया जाए कि इनके हाथ पैर इसमें कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था कि जिससे ये सब नहीं कर सकते थे। तो चैम्बरलेन ने कहा कि उस पार्टी में ये दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे, दोनों पैरों से चल रहे थे, और अब ऐसे एविडेंस बनाए जाएंगे, क्या वो रुक जाएंगे। तो कैंट ने कहा कि देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि इस मामले में बदनामी न हो, तो इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि उस लड़की से बातचीत करके इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करवा दिया जाए। ये जो डिफेंसेस है वो लड़की को मैं एक्सप्लेन करके दूंगा, अगर वो इस बात को मान जाती है तो इस मामले को हम बाहरी सेटल करेंगे, पैसे देने पड़ सकते हैं। तो खैर वो उन्होंने उनको परमिशन दे दी। अब कैंट ने कैली को बुलाया, उससे बातचीत की, काफ़ी देर तक बातचीत चली, फिर वो लौट कर वापस आए। चैम्बरलेन और रेनॉल्ड के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि वो लड़की पहले मान नहीं रही थी, पर मैंने उसे थोड़ा झूठ कह दिया। मैंने कहा कि देखो भाई ये मामला तुम्हारा साबित तो हो नहीं पाएगा, थोड़ी बदनामी हो सकती है, उस आदमी का थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन तुम तो जेल ही पहुंच जाओगी। बदले में कोई एक रकम बताओ, वो रकम अगर तुम बताती हो तो रकम तुमको मिल जाएगी, ये तुम्हारे नाम को नहीं जाएंगे, लिख देंगे कि भाई लड़की के अगेंस्ट मेरे पास कुछ नहीं है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की एवज में पैसे तुमको दिए जा रहे हैं, उसके बाद तुम जा सकती हो। पैसे तो काफ़ी बता रही थी, लेकिन एक पैसे पे मैंने आके उसको सेटल करवा लिया है। तो खैर वहाँ से वो कैंट ने कहा कि इस तरह का मैटर है, आप कहें तो मैं इस बात को पूरा कर लूँ। तो उस पर रेनॉल्ड ने कहा कि मैं चैम्बरलेन से अकेले में बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो चैम्बरलेन के साथ अकेले में बैठे। देखो उन्होंने कहा चैम्बरलेन से कि देखो भाई मैंने पैसे यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं, इतने सारे पैसे मेरे पास इकट्ठे नहीं हैं, इन पैसों को लेने का एक ही तरीका है, मेरी जो लेट वाइफ है जिसकी डेथ हो गई, उसकी ज्वेलरी जो रखी है, अगर उस ज्वेलरी को निकाला जाता है बैंक से और फिर उसको डिस्पोज ऑफ करके उसमें से पैसे दिए जा सकते हैं, उसको दिए जा सकते हैं वो पैसे, लेकिन वो ज्वेलरी ऐसे नहीं निकल सकती, क्योंकि उसके लिए मेरे बेटे एरॉन की भी सिग्नेचर की ज़रूरत है। मेरे वाइफ ने जो विल बनाई थी वो इस तरह से बनाई थी कि फादर और बेटा जब इस तरह से एग्री हो जाएंगे तभी वो ज्वेलरी निकाली जा सकेगी। क्या एरॉन इसके लिए तैयार होगा? तो उन्होंने कहा उसको बुलवा लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं। अब उन्होंने एरॉन को बुलाया। तो पहले तो एरॉन ने कहा कि देखिए भाई वो तो मेरे माँ की निशानी है, उसको इस तरह से नहीं निकाला जा सकता है। साथ साथ उसने ये भी कहा कि भाई मेरे फादर को इस तरह के पछड़े में पड़ने की ज़रूरत क्या थी। चैम्बरलेन समझा के बताया कि उन्होंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया था, लड़की ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। तो खैर एरॉन ने कहा कि अगर ये नहीं किया जाए तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे फादर की बदनामी होगी, जो मौका है उनके पास में बनने का मेयर, वो चला जाएगा। तो एरॉन ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पर इस बात के लिए तैयार हो सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हो जाऊँ। मेरे फादर इसके लिए मना कर रहे हैं, इनके हॉर्स रैंच के बिजनेस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सीधी बात है मुझको इकोनोफोबिया है, हॉर्सेस से मुझे नफरत है, ये काम मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर मुझे ये परमिशन मिलती है तो ज्वेलरी आएगी, पैसे फादर को मिलेंगे, लेकिन जो मुझे पैसे मिलने चाहिए वो मुझे मिल जाएंगे, और मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा और दोबारा यहाँ वापस कभी भी नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनके पॉलिटिक्स के चक्कर में मैं फंसूँ और मेरी बदनामी भी हो। जाहिर सी बात है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा तो जैसे कि ये प्लानिंग कर रहे हैं नताशा से मेरी शादी वगैरह करवाने का, वो तो नहीं हो पाएगा, और वो उसमें मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। वहाँ जाके मैं कुछ रिसर्च वगैरह करना चाहता हूँ, अपने आप को वहीं सेटल करूँगा। खैर थोड़ी देर बातचीत चलती रही, एरॉन अपनी बात पे अड़ा रहा, बात को मान लिया गया। उस ज्वेलरी को वहाँ से निकाला गया, पैसे कैली को दे दिए गए, एरॉन को परमिशन मिल गई। एरॉन ने नताशा को गुड बाय कहा। वैसे भी नताशा और एरॉन में कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर तो था नहीं। नताशा को थोड़ा अफसोस हुआ कि एक दोस्त यहाँ से जा रहा है, लेकिन चलो ठीक है, ये उम्र में दोस्ती दुश्मनी तो चलती रहती है, और दोस्त बन जाएंगे। एरॉन वहाँ से चला गया। ये चैम्बरलेन ने कुछ एडजस्ट वगैरह करके उस मामले को वहीं ख़त्म करवा दिया, मीडिया तक बात नहीं पहुँची।
और इस तरह से रेनॉल्ड अगले महीने में वहाँ पर मेयर बन गए। अब 1 महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया में एरॉन किसी को समझा रहा था। उसने कहा कि मेरी माँ बीट्रिस, जो कि काफ़ी अमीर हुआ करती थी, वो जब मैं छोटा था तभी हस्बैंड की उसके मौत हो गई थी, तो उसने आगे चलकर इनसे शादी कर ली, रेनॉल्ड से, जो कि उम्र में उससे काफ़ी छोटे थे। रेनॉल्ड अपने काम को अपनी तरह से करते रहे, लेकिन आगे चल के फिर माँ ने ये किया कि उसने एक वसीयत बनाई। बाकी तो प्रॉपर्टी वगैरह जो थी वो तो थी, लेकिन मरने के पहले जो वसीयत बनाई थी उसमें उसने ये लिखा था कि उसकी जो ज्वेलरी है वो इस तरह से यहाँ रखी रहेगी। उसको शक था कि भाई बेटा या बाप, यानी कि रेनॉल्ड या एरॉन, दोनों में से कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। जब तक कि दोनों में कंसेंट न हो जाए तब तक कि वो उसको वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। मेरे फादर ये चाहते थे कि पूरा का पूरा पैसा हॉर्स रैंच में जाकर उस तरह से उसको लगाकर उस काम को किया जाए। पर मेरे साथ में प्रॉब्लम ये थी कि मुझे घोड़ों से नफरत है, मैं उस काम में पढ़ना ही नहीं चाहता था, मैं तो यहाँ स्कॉलर के काम को करना चाहता था। तो यहाँ पर आने के लिए ही मैंने सारा कुछ किया था, तुमको सारी बातें बताई, और इस तरह से तुमने मेरे फादर पे चार्जेस लगा के मुझे मुसीबत से बचा लिया। न तो मेरी नताशा से शायद शादी हो पाई, न मुझे फादर के बिजनेस में उस तरह से रहना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में मैं अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो खैर मेरे फादर से तुमको जो पैसे मिले तो ठीक ही है, लेकिन ये कुछ पैसे भी मैं तुमको देता हूँ। और जिसको बातें वो बता रहे थे वो वही कैली थी। तो इस तरह से फिर एरॉन ने अपनी ज़िंदगी को वहाँ शुरू किया। तो